भारत और यूरोपियन यूनियन, दो अलग अलग दुनिया, दो अलग अलग सियासतें, दो अलग अलग सभ्यताएं। लेकिन आज हम दोनों की साझी जीत की कहानी सुनने वाले हैं। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज पर खड़ा हिंदुस्तान और 22 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा की ताकत रखने वाला यूरोपियन यूनियन, दोनों के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के बहुत करीब है, जिसकी बात 2007 से चल रही थी, लेकिन अब जाकर इसे फाइनल कर दिया गया। 25 जनवरी को ईयू की चीफ उर्सुला वॉन डेर लेyen हिंदुस्तान पहुंची। 26 जनवरी को उन्होंने रिपब्लिक डे परेड को भी अटेंड किया। हमने और आपने उनके प्रधानमंत्री मोदी के साथ पिक्चर्स भी देखी, वीडियोस देखे। वो हिंदुस्तान ईयू समिट के मौके पर हिंदुस्तान आई थी, लेकिन ये मौका एफटीए की वजह से खास था। समिट तो कई हुए, इस बार स्पेशल था मामला। 27 जनवरी को दोनों पक्षों ने एफटीए की बातचीत फाइनल कर ली, यानी व्यापार की अब शर्तें तय हो चुकी हैं। अब कुछ समय का इंतजार और है, फिर भारत और यूरोप के बीच धंधा और आसान हो जाएगा। लेकिन ये महज एक समझौता नहीं है। इस समझौते ने पावर गेम की कई बातों को अलग से हाईलाइट किया। जैसे अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने इस डील की आलोचना की है। जलन हो रही है इनको। उन्होंने कहा कि यूरोप भारत के साथ ट्रेड डील कर रहा है और असल में अपने ही खिलाफ चल रही जंग को फंड कर रहा है। इल्ज़ाम में लगाया कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है, उसे रिफाइन करता है, फिर वही तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूरोप को बेच देता है। यानी रूस पर जो पाबंदी यूरोप ने लगाई, उसका फ़ायदा हिंदुस्तान के रास्ते खुद यूरोप ही उठा रहा है। फ़ायदा कह लीजिए या नुकसान, अगर ये बात यूक्रेन में चल रही जंग को फंड करने के संदर्भ में कही गई है। तो ये तो रूसी तेल को लेकर अमेरिका जो पहले से कहता आया है, उसी स्क्रिप्ट को बेसेंट ने रिपीट कर दिया। एक और चीज़ आपको नोटिस करनी है, आप एफटीए की बातचीत से पहले पश्चिम की बदली हुई भाषा का एक एग्जाम्पल एक्स पे भी देख सकते हैं। 26 जनवरी को ईयू काउंसिल के एक्स अकाउंट से इंडिया ईयू समिट वाली बात पोस्ट की गई। इसमें एक पोस्टर शेयर किया गया जिसमें हिंदुस्तान का नक्शा बिल्कुल सही दिखाया गया। अब आप कहेंगे कि नक्शा सही लगा दिया, इसमें क्या मतलब खोजना है? तो इसका मतलब यहाँ खोजा जाएगा कि यूरोप की भाषा अब बदली हुई है। अब से पहले कई मौक़ों पर पश्चिमी देशों ने और पश्चिमी देशों की संस्थाओं ने हिंदुस्तान का गलत नक्शा शेयर किया है, जिसमें वो जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से को पाकिस्तान का बता देते थे। 2025 में इजराइल ने भी इस तरह का नक्शा शेयर किया था, बाद में माफ़ी मांगी थी। लेकिन इस बार कश्मीर और हिंदुस्तान का नक्शा एकदम ठीक शेयर करना बताता है कि यूरोप ने अब परवाह करनी शुरू की है कि हिंदुस्तान को क्या पसंद है और क्या नापसंद। ज़रूरत के चलते ही सही, यूरोप सोचने को मजबूर हुआ है कि जम्मू कश्मीर को लेकर भारत की चिंताओं का ध्यान कैसे रखना है। इस बदली हुई भाषा की सबसे बड़ी वजह बिना शक ट्रंप को आप मान सकते हैं, क्योंकि ट्रंप ने यूरोप को अकेले छोड़ देने की धमकी दी थी। ग्रीनलैंड के मसले पर यूरोप को वो लगातार धमका ही रहे हैं, इसलिए यूरोप ने नए मार्केट्स के रूप में हिंदुस्तान को भी देखा। भारत के पास जनसंख्या है, बड़ी खपत है, हमारा जो मिडिल क्लास का साइज़ है वो यूरोपियन मिडिल क्लास के साइज़ से ऊपर है, उतने ही पैसे वाले लोग यहाँ पे भी हैं, बड़ी खपत है, बाजार है, इसलिए भारत एक अच्छा विकल्प बनकर उभर सकता है। और इसी वजह से यूरोप की जो बदली हुई भाषा है, आप इस बार के इंडिया ईयू समिट में देख रहे हैं। समिट पूरा हो चुका है। 27 जनवरी को एफटीए की बातचीत फाइनल हो गई। डील पर फाइनल दस्तखत इस साल के अंत तक हो जाएंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है, और लागू होने की संभावना अगले साल से बताई जा रही है। इसलिए आज के शो में हम जानेंगे कि भारत और ईयू को क्या क्या फ़ायदा मिलेगा इस डील से, बातचीत की क्या डिटेल्स निकलकर सामने आ रही हैं, अमेरिका इस डील को कैसे रीड कर रहा है, और इंडिया ईयू की इस डील के सामने अभी क्या कोई और अड़चनें भी बाकी हैं। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का, आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एफटीए की बातचीत के कंक्लूजन को एक नए युग की तस्वीर बताया। कहा कि यह हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और इसका फ़ायदा दोनों ही पक्षों को मिलेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इससे दुनिया के बाज़ारों में स्थिरता आएगी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के जो ऑफिशियल हैंडल्स हैं सोशल मीडिया पे, उसमें तमाम यूरोपियन भाषाओं में पोस्ट किए जा रहे हैं। स्वीडिश, स्पेनिश, स्लोवेनियन, रोमेनियन, पोर्चुगीज़, लिथुएनियन, इन सारी भाषाओं में ट्रेड डील की बातचीत फाइनल होने का ऐलान किया गया है। उनके एक्स अकाउंट में अलग अलग भाषाओं में लिखे हुए पोस्ट आपको मिल जाएंगे। ये बात बताती है कि भारत कितना सीरियस है इस ट्रेड डील को लेकर, और इस डील की गंभीरता सिर्फ भारत ही नहीं, यूरोप भी बहुत अच्छे से समझता है। तभी तो दोनों पक्षों के बीच बातचीत 2007 से चल रही है।
तब आप याद कीजिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और यूरोप अपनी आर्थिक ताकत के उरूज पर था। 6 साल तक बातचीत चली। 2013 आते आते डील लगभग फाइनल होने को थी, लेकिन एक अड़चन आ गई। ये अड़चन थी ऑटोमोबाइल पर टैक्स। यूरोप चाहता था कि उनकी जो लग्जरी कार्स हैं, हाई एंड कार्स हैं, हिंदुस्तान में कुछ सस्ती बिके। इंडिया में बहुत टैक्स लगता है इंपोर्टेड कार्स पे। इंडिया तैयार नहीं था। उस वक्त इंडियन ऑटो इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही थी, चुनाव सिर पर थे और सरकार किसी तरह का जोखिम लेने की स्थिति में नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि 2013 में बातचीत पूरी तरह ठप हो गई। यूपीए 2 की भी रवानगी हो ही गई। 10 साल तकरीबन इसकी फाइल ठंडे बस्ते में पड़ी रही। 2022 में जाकर बातचीत दोबारा शुरू हुई और अब 2026 की शुरुआत में अचानक दावोस से ऐलान किया गया कि बातचीत पूरी होने को है। सवाल यह है कि अचानक इतनी जल्दी फिर क्यों आई? इसका जवाब धंधे से ज्यादा आपको पॉलिटिक्स में मिलेगा। आलमी सियासत, जियो पॉलिटिक्स। यूएस में डोनाल्ड ट्रंप दोबारा व्हाइट हाउस में लौट आए हैं और इस बार ट्रंप का यूरोप के साथ रिश्ता तनाव वाला है। ग्रीनलैंड को लेकर धमकियां दे रहे हैं, नेटो के सहयोगों को कमजोर कह रहे हैं, यूरोप पर नए नए टैरिफ लगाने की चेतावनी दे रहे हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तान पर भी ट्रंप दबाव बना रहे हैं। पहले दोस्त बोला और उसके बाद डियर फ्रेंड पर ही टैरिफ लगा दिया। भारत को रूस से तेल खरीदने पर 25% पेनल्टी भी देनी पड़ रही है, तो कुल मिला के 50% बैठ रहा है। तो तस्वीर ये बन रही थी कि अमेरिका एक एक कर अपने एलाइज को ही घेर रहा था। ऐसे माहौल में यूरोप और हिंदुस्तान दोनों को लगा कि अब सिर्फ अमेरिका पर डिपेंडेंट रहना, उस पर निर्भर रहना खतरनाक होगा और यहीं से इंडिया और ईयू के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को एक नई इंपॉर्टेंस मिली। दावोस के मंच से ईयू चीफ ने एक संदेश भी दिया था अमेरिका को भी, चीन को भी, कि यूरोप और भारत मिलकर अपना रास्ता निकाल सकते हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग में है तो आप ब्लैकमेल मत कीजिए, आपके पास पैसा है, फौज है, तो आप ब्लैकमेल मत कीजिए। इसलिए इस डील की इतनी चर्चा हो रही है। मदर ऑफ ऑल डील्स इसे कहा जा रहा है। ऑप्टिक्स बहुत जरूरी था, इसलिए उसका प्रचार भी चल रहा है, लेकिन ऑप्टिक्स के पीछे कुछ हकीकतें भी हैं जिन पर आपको ध्यान देना होगा। एक हकीकत यह है कि डील पर अभी फाइनल मुहर नहीं लगी है। जनवरी 2026 में, यानी कि अभी यह तय हुआ है कि बातचीत होली। इस पक्ष को जो कहना था, उस पक्ष को जो कहना था, दोनों ने अपने पॉइंट्स को रख दिया। अब अगला स्टेप होगा लीगल स्क्रबिंग का, यानी डील का जो ड्राफ्ट सा तैयार हुआ होगा दोनों पक्षों के बीच, उसके हर शब्द को कानूनी तौर पर जांचा परखा जाएगा कि इसका क्या मतलब निकलता है, फ्यूचर में ये चीज़ हमें कहाँ लेके जा सकती है, लीगल पर्सपेक्टिव से चेक किया जाएगा। इसे ईयू की 24 भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाएगा, फिर यूरोपियन पार्लियामेंट में रैटिफाई किया जाएगा। 4 से 6 महीने लग जाएंगे। हिंदुस्तान की भी जो पार्लियामेंट है वहां से भी रैटिफिकेशन की जरूरत होगी। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो इस साल के अंत तक दस्तखत हो जाएंगे दस्तावेज पर और 2027 की शुरुआत से डील लागू हो सकती है। यानी अभी कुछ चीजें बाकी हैं, खासकर यूरोपियन पार्लियामेंट के संदर्भ में हम ये बात कह रहे हैं। आप ईयू और मर्कोसुर के बीच हुई डील का उदाहरण ले लीजिए। मर्कोसुर दक्षिण अमेरिका के देशों का एक ट्रेड ब्लॉक है ना। इसमें ब्राजील है, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे जैसे देश बैठते हैं। ईयू और मर्कोसुर की बातचीत सन 2000 में शुरू हुई, 2025 में फाइनल सहमति बनी, डील भी साइन हुई, लेकिन यूरोपियन पार्लियामेंट में अटक गई। अब कहने को ईयू 27 देशों का एक समूह है जो साथ साथ काम करता है, फैसले लेता है, लेकिन जो ईयू की पार्लियामेंट है वहां पे भी अलग अलग तरह के लोग चुनकर आते हैं और मतभेद तो उनके बीच भी होते हैं, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, इकोनॉमिक्स को लेकर के, पॉलिटिक्स को लेकर, ट्रेड को लेकर के। तो जब ईयू पार्लियामेंट में जाएगा तो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि कुछ डिस्कशन शायद वहां भी होगा। तो ये मान लेना कि भारत के साथ हुई ये डील अब पक्की हो गई, अब बस मलाई खाने में थोड़ी सी देर है, तो ये जल्दबाजी करना होगा। अब आते हैं इस सवाल पर कि डील तो चलिए लास्ट फाइनल नहीं हुई, पर बातचीत फाइनल हो गई कि दोनों पक्ष चाहते क्या हैं। इस बातचीत में क्या क्या तय किया गया है? समझौते का आधिकारिक दस्तावेज तो पब्लिक में नहीं है, बना भी नहीं है, लेकिन कई अखबारों ने अपने सूत्रों के हवाले से कई सारी डिटेल्स को शेयर किया है, वो हम आपसे शेयर कर सकते हैं। सबसे चर्चित समझौता होगा 2 सेक्टर्स में, ऑटोमोबाइल और वाइन। यूरोप को भारत का ऑटो मार्केट बिल्कुल डेस्परेटली वो चाहते हैं कि यहाँ गाड़ियाँ बेचते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार मार्केट है। यूरोप बढ़िया कारें बनाता है, वो अपनी कार से यहाँ बेचना चाहता है, लेकिन हिंदुस्तान ने सीधी छूट नहीं दी है। एक कोटा सिस्टम हम बनाने की सोच रहे हैं। ईयू की जो लग्जरी कार्स होगी जिनकी कीमत हिंदुस्तानी रुपए में 25 लाख से ज़्यादा होगी, उन पर हम टैक्स घटाने वाले हैं। यानी 25 लाख प्लस जो गाड़ियाँ हैं
जो अभी आपको बहुत महंगी पड़ती हैं थोड़ी सी कम महंगी पड़ेंगी। टैक्स 110% था, वहां से घटाकर धीरे धीरे 10% तक लाया जाएगा। सालाना कोटा 2.5 लाख यूनिट का रहेगा। तो क्योंकि हम 25 लाख प्लस गाड़ियों की बात कर रहे हैं, तो जो मिड रेंज वाला सेगमेंट है, जो छोटी गाड़ियां हैं, उनको फिलहाल सुरक्षा मिलेगी। लेकिन फिर भी जो इंडियन कार कंपनी से उनको कुछ चिंता तो होगी, क्योंकि कई भारतीय ग्राहक हैं जो यूरोपियन कार्स खरीदना चाहते हैं या ऐसी कार्स खरीदना चाहते हैं जो यूरोपियन क्वालिटी और फीचर्स के साथ आती हैं। उनके पास कुछ पैसा है, कुछ उन्होंने बजट भी बना के रखा है, लेकिन इंडिया में टैक्स इतना है कि सौदा खराब हो जाता है। ऐसा लगता है कि यार अब कार से ज़्यादा अगर आप टैक्स दोगे तो फिर सौदा किस बात का। तब फिर क्या करते हैं, वो किसी इंडियन ब्रांड की तरफ मुड़ते हैं। अब जब यूरोपियन कार्स कुछ सस्ती हो जाएंगी तो लोग स्वाभाविक रूप से उनकी ओर जाएंगे, क्योंकि अब ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि यूरोपियन कार्स इंडियन कार्स से बेहतर हैं बिल्ड क्वालिटी में, फीचर में। अच्छा, जो ईवी हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनके मामले में कानून अभी अप्लाई नहीं होगा, ताकि इंडियन ईवी इंडस्ट्री को कुछ और वक्त मिल सके। वाइन और महंगी शराब पर भी यही मॉडल अपनाया जाएगा। यूरोपियन वाइन पर टैक्स 150% से घटाकर प्रीमियम कैटेगरी में 20% और मीडियम रेंज में 30% किया जाएगा। स्पिरिट्स पर टैक्स 150 से घटाकर 40% किया जाएगा। बियर पर 110 से घटाकर 50% तक किया जाएगा। ये सब कम कर रहे हैं, तो उसमें खबरगांव ये आपको सलाह नहीं देता कि सस्ती हो रही है तो आप यूरोपियन शराब पीते जाइए। शराब पीने की सलाह हम आपको नहीं देते हैं, अपने विवेक से काम लीजिए। हम आपको ट्रेड डील में क्या बातें हो रही हैं वो बता रहे हैं। तो ये जो मॉडल हमने बताया टैक्स कम करने का शराब पे, यही मॉडल हिंदुस्तान ने पहले यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अपनाया था, तो उस रोड मैप पर यहाँ भी काम होगा। इसके बदले में यूरोप ने भारत के जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनको अपने यहाँ राहत दी है, यानी ऐसे सेक्टर जहां हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग काम करते हैं और वो प्रोडक्ट बेचने में अभी अपने को दिक्कत आ रही थी यूरोप में, जैसे टेक्सटाइल है, फुटवेयर है, लेदर है, मरीन प्रोडक्ट्स है, बहुत बड़ा कोस्ट है हमारा, केमिकल्स हैं, प्लास्टिक्स, जेम्स, ज्वेलरी, स्पोर्ट्स गुड्स, इन सब पर ईयू में टैक्स धीरे धीरे जीरो किया जाएगा। 2024 में इन सेक्टर से हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट करीब $35 अरब का था। इसमें से $33.5 अरब का सामान पर सीधे टैक्स जीरो होता जाएगा क्रमशः समय के साथ। बाकी टैक्स को धीरे धीरे खत्म किया जाएगा, कम किया जाएगा। ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वियतनाम और बांग्लादेश जैसे जो पहले से ईयू में जीरो ड्यूटी एक्सेस वाले देश हैं उनको एज मिला हुआ है। भारत उनके मुकाबले पिछड़ रहा था, तो इस डील से भारत को अपने कॉम्पिटिटर्स के बनिस्बत एक बराबरी मिल जाएगी कि सामान भारत भी बना रहा है, बांग्लादेश भी बना रहा है, वियतनाम भी बना रहा है, और रेट आपको वही पड़ रहा है जो सबसे बढ़िया बना रहा है, आप वहाँ से ले लीजिए। तो ये तो अच्छी बातें थी। सब कुछ ही अच्छा हो रहा है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ईयू ने इस डील की बातचीत को फाइनल करने से पहले भारत के साथ एक खेल भी किया। वो ये कि ईयू ने हिंदुस्तान के जीएसपी बेनिफिट्स सस्पेंड कर दिया और ये सस्पेंशन जनवरी 2026 से 2028 तक जारी रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के 87% एक्सपोर्ट्स अब ईयू में पूरे टैक्स के साथ जाएंगे, कपड़ों से लेकर मशीनरी तक। पहले जो 12% टैक्स लगता था वो जीएसपी के तहत 9.6% हो जाता था, कुछ छूट मिलती थी, अब पूरा 12% देना पड़ेगा। जीएसपी बेनिफिट्स जो होते हैं आमतौर पर जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, गरीब कंट्रीज होती हैं, वहाँ के सामान को दिया जाता है इन यूरोप। सीन ये है कि अगर आप 100 रुपये का सामान हिंदुस्तान में बनाते हैं और आप उसको यूरोप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो 12% के आसपास टैक्स है, लेकिन क्योंकि पहले विकासशील समझा जाता था तो इसको कर दिया जाता था 9.6%। अभी जब जीएसपी का जो बेनिफिट था उसको अगर सस्पेंड कर दिया गया है तो अब फिर से 12% की टैरिफ ड्यूटी देनी पड़ेगी अगर इंडियन सामान को एक्सपोर्ट किया जाता है यूरोप में। अब कैच यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल जैसे जो देश हैं अब भी जीएसपी का फ़ायदा उठा रहे हैं। कागज़ पर आप देखेंगे तो फैसला उनका पूरी तरह लीगल है, इन देशों को छूट देने का भी और हमें छूट न देने का भी। सितंबर 2025 में यूरोपियन कमीशन ने इसका नोटिफिकेशन इशू भी कर दिया था, लेकिन असली सवाल है टाइमिंग का। जब एफटीए लागू होने में सिर्फ 1 ही साल का वक्त रह गया है, अमेरिका पहले ही भारत पर भारी टैरिफ लगा रहा है, ग्लोबल ट्रेड में स्लो डाउन चल रहा है, तभी ईयू ने हिंदुस्तान के 87% एक्सपोर्ट्स पर जीएसपी छीन लिया। नतीजा क्या हुआ? हिंदुस्तान के लगभग सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, टेक्सटाइल, गारमेंट, प्लास्टिक, केमिकल, स्टील, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल्स, पूरे एमएफएन यानी फुल टैक्स पर अब यूरोप जाएंगे। सिर्फ 13% एक्सपोर्ट बच जाएगा, जैसे कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, लेदर है, हैंडीक्राफ्ट, इनको अभी भी जीएसपी छूट मिलती रहेगी।
थिंक टैंक GTRI के मुताबिक ये हिंदुस्तान के लिए एक झटका तो है ही, खासकर गारमेंट सेक्टर के लिए, क्योंकि यूरोप में भारत का मुकाबला बांग्लादेश और वियतनाम से है। दोनों को EU में या तो FTA के तहत या LDC स्टेटस के तहत जीरो ड्यूटी अभी मिली हुई है। ऐसे में अगर भारत का कपड़ा 2-3% से भी महंगा हुआ तो यूरोप का बायर ऑर्डर वहीं शिफ्ट कर देगा जहां उसको 2-3% सस्ता पड़ रहा है। यानी एक तरफ भविष्य में FTA का फायदा हम देख पा रहे हैं, दूसरी तरफ वर्तमान में GSP का नुकसान भी है। EU का कहना है इस बारे में कि ये तो उन्होंने बाय लॉ किया है, कानूनी प्रक्रिया थी। GSP में जब किसी एक देश का एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाता है, यहाँ उन्होंने हिंदुस्तान का एग्जाम्पल दिया, तो उसे फिर ग्रेजुएट किया जाता है, यानी छूट को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाता है। भारत इसी नियम के तहत बाहर किया गया है, लेकिन टाइमिंग उसकी तरफ बहुत लोग ध्यान दे रहे हैं। उसी वक्त कि जब FTA का ढोल पीटा जा रहा था तो आपने तभी पे GSP को सस्पेंड कर दिया। अब आते हैं अमेरिका पे, है ना। अमेरिका बहुत प्रभावित कर रहा है अभी पूरी दुनिया की राजनीति को, ट्रेड को। EU और हिंदुस्तान के समझौते से US बहुत नाराज है। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यूरोप भारत के साथ ट्रेड डील कर रहा है और असल में अपने खिलाफ चल रही जंग को फंड कर रहा है। इल्ज़ाम लगाया कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है। पुरानी स्क्रिप्ट हमने जो आपको पहले भी बता दिया, ये अभी भी वही गा रहे हैं, जबकि हम ट्वीट कर कर के कह रहे हैं कि भाई हम नहीं ले रहे हैं रूस से तेल। तो जब बयान में पुरानी ही स्क्रिप्ट रिपीट हो रही है तो बयान आया क्यों होगा? यूं ही तो नहीं आया। सीन ये है कि अमेरिका जो अटैक की पॉलिसी चल रही है डोनाल्ड ट्रंप की, उसके तहत उन्होंने रशियन ऑयल का एक्सपोर्ट हिंदुस्तान को जो होता था उसको तो थ्रॉटल कर दिया है, लेकिन वो रूस पर इतना दबाव डालने में विफल रहे हैं कि यूक्रेन की जंग का एक नतीजा निकल आए। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड खरीदना चाहते थे, जिद पे अड़े हुए हैं। यूरोप ने नहीं कहा तो ट्रंप को गुस्सा आ गया, एहसान जताने लगे कि हमने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, ग्रीनलैंड खरीदने नहीं दे रहे तो तुम पर भी टैरिफ लगा दूंगा। नेटो को कमज़ोर बता दिया। ये भी कह दिया ट्रंप ने कि अब यूरोप को अपनी सुरक्षा का बोझ खुद उठाना पड़ेगा। तो ऐसे में जब ट्रंप को लगता था कि सब लोग डर के मारे मेरे कदम चूमेंगे, उस माहौल में भारत और EU एक दूसरे के करीब आ गए और ये बात अमेरिका को खटक रहा है। स्कॉट बेसेंट का बयान इसी खींच का नतीजा है। असल में अमेरिका को डर है कि भारत और यूरोप मिलकर एक ऐसा ट्रेड ब्लॉक बना सकते हैं जो ना अमेरिका पर निर्भर होगा न चीन पर निर्भर होगा। अब सवाल यह है कि क्या वाकई भारत रूसी तेल के जरिए यूरोप की जंग को फंड कर सकता है? हकीकत इससे बहुत अलग है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप ने सीधे रूसी कच्चे तेल पर तो पाबंदी लगाई, लेकिन रिफाइंड प्रोडक्ट्स पर नहीं। हिंदुस्तान ने रूस से सस्ता तेल लिया, अपनी रिफाइनरीज में प्रोसेस किया, इंटरनेशनल नियमों के तहत ही एक्सपोर्ट किया। हम कोई स्कैम नहीं कर रहे थे, कोई गैर कानूनी बात नहीं थी, और यूरोप ने खुद ये रास्ता खुला छोड़ा था। लेकिन अब जब भारत और EU की डील सामने आ रही है तो यही बात अमेरिका के लिए एक हथियार बन रही है। तो हमने भारत की बात कर ली, अमेरिका की बात कर ली, अब इस डील को हम यूरोप के नज़रिए से देखते हैं। यूरोप की सबसे बड़ी चिंता इस वक्त है चीन। चीन ने सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी, सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर्स में यूरोप को बहुत पीछे धकेल दिया है। यूरोप का ऑटो सेक्टर खास तौर पर दबाव में है, वो अपनी गाड़ियां बेच नहीं पा रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस और इटली की कंपनियां चीन की जो सस्ती EVs वहां से आ रही हैं, BYD वगैरह, उनसे जूझ रही हैं। ऐसे में भारत जैसा बड़ा और बढ़ता हुआ मार्केट यूरोप के लिए ऑक्सीजन की तरह होगा। इसलिए यूरोप ने भारत से कार्स और शराब पर इतना जोर डाला कि आप इन पे टैक्स कम कीजिए, और यही वजह थी कि 2013 में भी ये डील नहीं हो पाई थी, वहीं आकर रुक गई। लेकिन ट्रंप के रहमो करम ने यूरोप और भारत को ये डील करने को विवश कर दिया। तो अब जब डील होने को जा रही है तो इसमें फ़ायदा खोजते हैं। फ़ायदा लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को हो सकता है, जैसे हमने पहले बताया, टेक्सटाइल, गारमेंट, फुटवेयर, लेदर, मरीन प्रोडक्ट्स आसानी से अब यूरोप जा पाएंगे। लेकिन इसमें यूरोप अब भी कई अड़चने लगा सकता है। जैसे EU की सबसे बड़ी शर्तें होती हैं, जो नॉन ट्रेड बैरियर्स वहाँ पे होते हैं, वो है उनके रूल्स एंड रेगुलेशन। उनका QC बहुत तगड़ा होता है। यूरोप के जो नियम है दुनिया में सबसे सख्त माने जाते हैं। जनवरी 2026 से कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM लागू हो गया है। इसके तहत स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, केमिकल जैसे प्रोडक्ट्स पर कार्बन टैक्स लगेगा। हिंदुस्तान को इसमें कोई सीधी राहत नहीं मिली है, बस ये भरोसा मिला है कि अगर किसी तीसरे देश को छूट मिल गई तो भारत को भी दे दी जाएगी। इसके अलावा EU डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन दिसंबर 2026 से लागू होने वाले, इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाएगा। इसका असर भारत के करीब $1.3 बिलियन के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पर लग सकता है। यूरोप कहता है कि ये पर्यावरण के लिए है, लेकिन भारत इसे ट्रेड बैरियर मानता है, नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर। फिलहाल ये बात सामने नहीं आई है कि ट्रेड डील में इन बिंदुओं पर एग्जैक्टली क्या बात हुई है।
उम्मीद है कि बात हुई ही होगी, क्योंकि बहुत ही महीन भाषा में ये बात क्लियर की जाती है, बस अब पब्लिक में नहीं है। अब आते हैं लाख के सवाल पर कि डील तो दो पार्टीज में हुई है, असली फायदा किसको है? भारत को होगा या यूरोप को होगा? यूरोप को तुरंत फायदा मिल जाएगा, क्योंकि उसकी जो कार्स है, मशीनरी है, शराब तो हिंदुस्तान में सस्ते हो जाएंगे। भारत के जो हाई टैरिफ है धीरे धीरे उनके लिए कम होंगे। यूरोपियन कंपनियों को दुनिया के सबसे बड़े ग्रोइंग मार्केट में एंट्री मिल जाएगी। इंडियन मिडिल क्लास का साइज जो है यूरोप के बराबर ही है, ज़्यादा है उनसे। तो यूरोप के लिए खरीदारों का एक बहुत बड़ा वर्ग अभी तैयार हो जाएगा, जिनके पास में पैसा है और वो यूरोपियन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। भारत को जो फ़ायदा होना है धीरे धीरे होगा, नौकरियों के ज़रिए होगा, लेकिन शर्त यह होगी कि हिंदुस्तान अपनी जो MSMEs हैं, जो छोटी फैक्ट्रीज़ हैं, उनको EU के नियमों के मुताबिक वहाँ प्रोडक्ट्स तैयार करने लायक बना पाए, क्योंकि वहाँ क्वालिटी कंट्रोल और अच्छा माल बेचने जैसी बातों को बहुत तरजीह दी जाती है। अगर हम यूरोप के मुताबिक अपनी क्वालिटी कंट्रोल को ऊपर लेके आ सकते हैं और उस हिसाब का सामान वहाँ बेच सकते हैं, तो यूरोप में हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है। वरना बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देश बाजी मार ले जाएंगे, क्योंकि इस खेल में हम अकेले तो नहीं है। डील अच्छी है लेकिन रिस्क भी है, और इसी वजह से इसे मदर ऑफ ऑल डील्स के बजाय कुछ लोग मदर ऑफ ऑल रिस्क भी कह रहे हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि बिना रिस्क के बड़ा काम होता नहीं है। 2024-25 में भारत EU ट्रेड करीब 136.5 अरब डॉलर का रहा। इसमें भारत का एक्सपोर्ट लगभग 75.8 अरब डॉलर और इंपोर्ट करीब 60.6 अरब डॉलर था, यानी भारत को ट्रेड सरप्लस था। ट्रेड सरप्लस का मतलब EU से धंधे में भारत को पैसा बच रहा था। EU के कुल एक्सपोर्ट का करीब 9% भारत जाता है, भारत के कुल एक्सपोर्ट का करीब 17% यूरोप जाता है। EU का अनुमान है कि 2032 तक भारत को उसका जो एक्सपोर्ट है 2 गुना हो सकता है। मतलब नंबर्स के लिहाज से भी ये डील बहुत बड़ी है। जर्मनी की कार कंपनीज, फ्रांस और इटली की वाइन इंडस्ट्री, यूरोप का इंडस्ट्रियल बेस, सबको हिंदुस्तान में नया मार्केट मिल जाएगा। चीन की जिस कमरतोड़ मैन्युफैक्चरिंग की मार से यूरोप जूझ रहा है, भारत एक विकल्प के तौर पर आगे आ सकता है अगर मौके को कैश करे। अब भारत की तरफ देखिए, भारत के लिए डील तुरंत फायदेमंद साबित नहीं होगी, ये तो हमने आपको एक बार बता दिया। कुछ सेक्टर्स हैं, मरीन, फुटवेयर, लेदर, इनको फ़ायदा होगा। करोड़ों लोग जहां काम करते हैं उनको फ़ायदा होगा, और यही वो सेक्टर्स हैं जो राहत खोज सकते हैं इस बात में कि जो अमेरिकन टैरिफ लगा आपके ऊपर और जो पेनल्टी लगी 25% की, टोटल 50 हो गया, उससे कुछ राहत मिल जाएगी, क्योंकि अमेरिकन टैरिफ्स ने इन्हीं सेक्टर्स को सबसे ज़्यादा हिट किया था। ऐसे में EU में ड्यूटी ज़ीरो हो जाती है, तो भारत को वियतनाम और बांग्लादेश के बराबर ये ले आएगा लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग में। सरकार का ये भी तर्क है कि अगर ऑर्डर बढ़ते गए तो फैक्ट्रियाँ चलेंगी और रोज़गार और आगे बढ़ेगा। लेकिन यहीं एक कड़वी सच्चाई भी है, भारत के करीब 25% एक्सपोर्ट्स पहले से ही EU में 1% से भी कम ड्यूटी पर जाते हैं। यानी हर सेक्टर को FTA से फ़ायदा तो होगा, पर चमत्कारी फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा उन्हीं को होगा जो बेहद प्राइस सेंसिटिव हैं। तो ये कहना कि ये डील भारतीय विदेश नीति की सभी समस्याओं को हर लेगी, ट्रंप के खतरे को ही टाल देगी, या यूरोप के लिए भी वरदान ही साबित हो जाएगी, इन सारी बातों को साबित होने में वक्त लगेगा। वक्त डील के फाइनल होने में और लागू होने में भी लगेगा। पिक्चर अभी बहुत सारी बाकी है, और इस पिक्चर में आगे जो भी होना है राजदूत के जरिए आपको पता चलता रहेगा। अभी की जानकारी ये है कि FTA के लिए बातचीत कंक्लूड हो गई है। खुशी का मौका है यूरोप में भी और हिंदुस्तान में भी। हमें देखना है लेकिन कि इस मौके को हम कैसे भुना पाते हैं। इसी नोट पर राजदूत का ये एपिसोड हम कंक्लूड करते हैं। इसे साजिद ने लिखा और आनंद ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।